स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मलाइजेशन एंड कैजुअलाइजेशन। ओके, तो आज ये चार टॉपिक मेनली हमें यहाँ पे करने हैं कंप्लीट इस वीडियो में। और उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले हम एक मोटिवेशन ले लेते हैं। तो आज का मोटिवेशन है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ नहीं करने से अच्छा है कि आप कुछ करो। ठीक है, तो चलो आज इस मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मलाइजेशन और कैजुअलाइजेशन। तो उसमें से सबसे पहले दो टॉपिक हम देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देन प्लस में अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है और एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर पीपल्स क्या है, बिलिंग कर रहे हैं, रेडी भी है वर्क करने के लिए। ठीक है, मतलब उनकी इच्छा भी है और वो काम करने के लिए रेडी भी है, वो भी एक एक्सेप्टिंग वेजेस रेट पर, मतलब जो भी उनको वेजेस रेट मिल जाए, एक नॉर्मल जो वेजेस रेट होता है गवर्नमेंट से जो अलाउ होता है कि इतना मिलना चाहिए मिनिमम, उस रेट पर ठीक है वो तैयार है काम करने के लिए। बट दे डोंट गेट वर्क, लेकिन उनको फिर भी काम नहीं मिल रहा। तो एक इस टाइप की सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ऐसी कई सारी सिचुएशंस होती है हमारी, ठीक है, उन सिचुएशन के में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं कि सोर्सेज क्या है, वो कौन सी सोर्सेज है जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो सबसे पहली जो सोर्स है वो है सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब हमारे देश की जनगणना जो हर 10 ईयर्स बाद की जाती है। फिर उसके बाद है NSSO, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद DGTT, इसका डायरेक्टरेट, ठीक है, जनरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग होता है ये। और ये तीन बड़ी सोर्सेज है हमारी जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या देती है, जानकारी देती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन, ठीक है, कितनी होती है। तो सबसे पहले जो ऐसी सिचुएशन होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो होती है डिस्गाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर, डिस्गाइज्ड बोल लो चाहे फिर हिडन बोलो। ठीक है, एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, आपको मैं बता देता हूं इसमें क्या होता है, कि इसमें ऐसा लगता है कि लोग बाग काम तो कर रहे हैं पर एक्चुअली में उनकी प्रोडक्टिविटी से कोई भी मान लो प्रोडक्शन नहीं होती, एकदम जीरो, मान लो आप जीरो रहता है। ठीक है, जब यहाँ पे क्या है इसके डिफाइन टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड, जिसमें क्या है मोर पीपल आर एंगेज्ड, मतलब ज्यादा लोग लगे हुए हैं काम में, देन आर रियली नीडेड, जितने वहां पे चाहिए उससे ज्यादा लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे कि देखो सबसे मेन एग्रीकल्चर में होता है ना कई बार कि 5 लोगों की ही नीड है पर वहां पे पूरा परिवार लगा हुआ 10 लोगों का, तो 5 लोग जो हुए एक्स्ट्रा वो तो फालतू हुए ना। लग तो रहा कि इंगेज है वर्क में, पर एक्चुअल में कहाँ इंगेज है वो, लेबर प्रोडक्टिविटी तो कहीं है ही नहीं उनकी, है ना, इसलिए। और ये सिचुएशन जो मिलती है हमें वो देखने को मिलती है टू मोस्ट प्रीडोमिनेट फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट है ये हमारी। ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें देखने को मिलती है। प्रीडोमिनेट मतलब बहुत पुराने समय से ये चलती आ रही है। देन इसकी मेन प्रॉब्लम ये है इस अनएम्प्लॉयमेंट की कि अपेरेंटली ऑल सीम टू बी एम्प्लॉयड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कि जो लोग काम कर रहे हैं वो लगते हैं कि काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमें देखने में कि वो काम में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब पर पर्सन जो प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, वो मान लो एक तरीके से जीरो के बराबर होती है। क्लियर, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस अनएम्प्लॉयमेंट की। देन सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से ही पता लग रहा है यार कि सीजन वाइज होगा, है ना। तो देखो आपने कई बार देखा होगा कि कई बार कुछ लोगों के पास विंटर अगर सीजन है तो काम है, पर कुछ लोगों के पास अगर देखे तो समर में काम है। तो ऐसे क्या होता है कि सेम कुछ लोगों के पास विंटर में काम नहीं होता, कुछ लोगों के पास समर में काम नहीं होता। ठीक है, तो इसे ही हम कह रहे हैं कि सीजन वाइज काम है भी और काम नहीं भी है कुछ लोगों के पास, तो उसे ही हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और सबसे खास बात इस अनएम्प्लॉयमेंट की ये है कि ये स्टेट वाइज स्टेट क्या है, अलग अलग होता है। ओके, मतलब हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। रीजन यही है क्योंकि देखो सॉइल फर्टिलिटी क्या है कहीं की, ठीक है, कहीं पे काम ज्यादा है कहीं पे काम नहीं है। और मेनली ये भी प्रीडोमिनेट करता है आपका, अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही प्रीडोमिनेट करता है ये भी। ओके, देखो अगर मैं बात करूं सीजनल की तो अकर्स एट द सर्टेन सीजंस ऑफ द ईयर, मतलब साल के कुछ सीजनों में ऐसा देखने को मिलता है
टू प्रीडोमिनेटली एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर, इसको भी हम एग्रीकल्चर के साथ ही क्या करते हैं, देखते हैं। और टू वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है, कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम, या कहीं पे मान लो होता ही नहीं है। ओके, तो ये बहुत सिंपल था सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक आता ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, सेम इसमें भी एक ये लेकिन ना ये एक इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्लियर, एक इकोनॉमिक सिचुएशन है। इसमें क्या है, लोग बिलिंग भी है, अवेल भी है, मतलब रेडी भी है काम करने के लिए, वो भी एक एग्जिस्टिंग वेजेस पर ही, क्लियर, पर उनको भी यहाँ पे काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। मींस जैसे इसमें था वैसे इसमें था, पर फर्क छोटा सा है इन दोनों में एक, कि इसमें देखो, इसमें क्या है, जो लोग काम कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि काम कर रहे हैं, लग रहा है कि इंप्लॉय है, ठीक है, बट एक्चुअल में नहीं है वो, है ना, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल जीरो है। पर यहाँ पे लोग लग नहीं रहे कि काम में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं काम में है ही नहीं, ठीक है, वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट ही दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर है ना वो एकदम आइडल है, ठीक है, पर यहाँ पे वर्कर आइडल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्कर क्या लग रहा है, काम में लगा हुआ दिख रहा है, तो आइडल नहीं है वो, पर यहाँ पे वर्कर काम में लगा हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए वो आइडल है एकदम, ठीक है। ओके, समझ में आया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कंफ्यूज मत हो जाना ओपन में और डिसगाइज्ड में, ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है बस, ठीक है। वर्कर इसमें एकदम आइडल होता है, पर उसमें वर्कर आइडल नहीं होता है, ठीक है। अब भाई हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या है, कुछ मेन कॉजेज मैं आपको बता रहा हूं बस, ठीक है, सिर्फ 5 मेन कॉजेज मैं आपको बताऊंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या है इंडिया के अंदर। तो पहला देखो मेन कॉज ये है कि स्लो रेट है हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का, बहुत स्लो ग्रोथ है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, पहला रीजन। दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब इससे तो आप अच्छे से वाकिफ हो, ठीक है, कि कितनी पॉपुलेशन हमारे देश की बढ़ती जा रही है, लगातार बच्चे पे बच्चे हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण भी ऐसा है। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डेवलप तो हो गया, पर इतना डेवलप नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तो अभी भी अंडर डेवलप्ड है वो, ओके। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, क्लियर, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है कह रहे हैं, सरकार बस यही कह रही है कि अच्छा है, पर कहाँ अच्छा है, पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको नॉलेज ही नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस हायर एजुकेशन पे दिया जा रहा है, लोअर एजुकेशन पे कोई स्ट्रेस नहीं है। आप एक चीज बताओ, जब लोअर एजुकेशन ही अच्छी नहीं होगी तो हायर एजुकेशन ले कहां से लेगा कोई स्टूडेंट, सिंपल। तो वही तो डिफेक्टिव है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। उसके बाद स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, और हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज्यादा स्लो, और स्लो क्यों है, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे देश में, इतना कैपिटल नहीं है जिससे हम ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके। तो ये कुछ 5 बड़े मेजर कॉजेज हैं आपके अनएम्प्लॉयमेंट के, ओके। चलो, तो ये था अनएम्प्लॉयमेंट का, क्लियर। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, टू एन एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी विच एनेबल अ पर्सन टू अर्न मीन्स ऑफ लिविंग, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें लोगों को अपनी लिविंग, ठीक है, कमाने के लिए क्या करा जा रहा है, उनको कुछ मीन्स दिया जा रहा है, मतलब कुछ साधन दिए जा रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज दी जा रही है, जिसकी मदद से वो क्या कर सके, अपनी अर्निंग कर सके और अपनी लिवलीहुड को चला सके, ओके। तो उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, क्लियर। अगर हम बात करें पहला एम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है इन बीच जिसमें एक वर्कर यूज हिज ओन रिसोर्सेज, क्लियर, मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर एक वर्कर अपने खुद के रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, जैसे अपना कैपिटल, अपनी लैंड, अपना एंटरप्रेन्योरशिप, सब चीजें अपनी खुद यूज कर रहा है वो, ठीक है, क्लियर है। वहीं यहां पे अगर हम बात करें तो टू अ मेजर सोर्स, ये बहुत बड़ी सोर्स है, ठीक है, लिवलीहुड के लिए, चाहे फिर वो मैन हो चाहे फिर वो वुमेन हो, मैन और वुमेन दोनों के लिए ही बड़ी सोर्स है ये लिवलीहुड की हमारे इंडिया के अंदर। फिर अ पर्सन मेक्स यूज ऑफ हिज ओन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू मेक अ लिविंग, क्लियर। जैसे कि मैं भी ऊपर आपको बता चुका हूं कि वो अपनी खुद की रिसोर्सेज क्या करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा है हमारा वेजेस एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर एक वर्कर होगा, ठीक है, जो सेल करेगा अपनी लेबर को, पर यहाँ पे उसके पास कोई भी रिसोर्स नहीं होगी, सिर्फ उसके पास एक रिसोर्स होगी, उसकी खुद की लेबर, मतलब वो काम करेगा जाके खुद, ठीक है, अपनी खुद के वहां पे टाइम देगा, अपना खुद का काम करेगा वहां पे जाके किसी दूसरे के लिए,
ठीक है, मतलब अपनी लेबर बेच रहा है, क्लियर, अपनी प्रोडक्टिविटी बेचेगा वो किसी दूसरे को, उसके बदले में उसे मिलेगी वेजेस, मतलब उसके बदले में उसे कुछ पैसा मिलेगा, अर्निंग होगी उसकी, क्लियर, वेजेस मिलेगी, वेजेस मतलब पैसा रिटर्न में जो भी होता है। जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कभी आप लोगों ने अपना घर वगैरह बनवाया है तो आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन के लिए कराने के लिए किसी भी वर्कर को आप पकड़ के लाते हो, जिसे हम लेबर कहते हैं, वो आता है, वो आके आपके घर पे काम करता है, आपके घर को जो भी आपने सही कराना है, रिनोवेशन वगैरह जो भी करना है वो करते हैं, और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जो भी वो आप काम करवाते हो उसने का उसे वेजिस मतलब उसको पैसा दे देते हो, क्लियर। तो उन्होंने क्या करा आपके घर पे आके, उन्होंने अपनी लेबर सेल करी, मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी सेल करी आपके काम के लिए, आपने उसके बदले में क्या करा, उसको रिटर्न में उसको पैसे दिए, जो उसकी अर्निंग है एक तरीके से, या उसकी लिविंग है, क्लियर। बस वही चीज हमारे कहलाते हैं वेजिस एम्प्लॉयमेंट। और वेजिस एम्प्लॉयमेंट में वर्कर के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं होती एक्सेप्ट देयर ओन लेबर, सिर्फ उसकी लेबर के अलावा, ओके। इसको वेजिस एम्प्लॉयमेंट को हमने 2 भागों में बांट दिया है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक रेगुलर में एक कैजुअल में, ओके। पहला अगर मैं बात करूं रेगुलर में, व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन और बाय एन एंटरप्राइज, मतलब जब एक वर्कर किसी भी समवन मतलब किसी भी बंदे के साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ, या फिर किसी भी एंटरप्राइज मतलब किसी भी कंपनी वगैरह फैक्ट्री वगैरह में लगा रहता है, एंड पेड वेजेस ऑन रेगुलर, ठीक है, बेसिस, और उसको क्या मिल रहा है, रेगुलर बेसिस पे वेजेस मिलती है। मतलब यहाँ पे जो वर्कर है वो डेली काम कर रहा है, ठीक है, डेली काम कर रहा है, डेली उसको रोज वर्क मिल रहा है, रोज काम मिल रहा है करने के लिए, ठीक है, ये कहलाता है आपका रेगुलर वर्कर, ओके। वही बात अगर हम करें कैजुअल वर्कर की, नाम से पता लग रहा है कैजुअल है, रेगुलर नहीं है उसके पास काम, कभी काम है तो कभी काम नहीं है उसके पास। देखो where या who are the casually engaged and in return, casually engaged है काम में, और उसके रिटर्न में उसको न्यूमरेशंस मिल रहा है फॉर वर्क डन, जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिल रहा है इसे, तो उसे हम कहेंगे कैजुअल वर्कर। पर एम्प्लॉयमेंट तो है ना, काम तो है ना उसके पास, तो इसलिए हम इसको एम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट करते हैं, वेजेस एम्प्लॉयमेंट में, ओके। तो ये था अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट कर दो उसमें, ठीक है, फटाफट से, ताकि मैं उसका आपको एक आंसर दे सकूं या उस डाउट को क्लियर कर सकूं। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अभी अपना फटाफट से। One eternity later. तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैजुअलाइजेशन क्या होता है। अगर मैं बात करूं कैजुअलाइजेशन की, तो उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक डिफाइन बता देता हूँ। वर्कर्स कौन होते हैं? वर्कर वो इंडिविजुअल होता है, ठीक है, जो कोई भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, किस क्या करने के लिए, अपनी लिविंग अर्न करने के लिए, ठीक है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, वर्कर, ठीक। अब हम बात करते हैं कैजुअलाइजेशन की मीनिंग की। अगर मैं बात करूं कैजुअलाइजेशन की मीनिंग की, तो टू द प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट टू द कैजुअल वेजेस वर्कर, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मूव हो रहा है या मूविंग हो रही है, किनकी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की या रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट की, कहां पर, कैजुअल वेजेस वर्कर में, ओके। जैसे कि देखो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में कि ये दोनों जो है हमारे रेगुलर और सैलरी वाले, ये मूव कर रहे हैं कहां पर, कैजुअल वेजेस एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, एम्प्लॉयड बन रहे हैं, वर्कर बन रहे हैं, कौन से, कैजुअल वेजेस, ओके। तो इसे हम कहते हैं कैजुअलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीजन है उसके, क्या कॉजेज है, तो उसका देखो बहुत सिंपल से रीजन है, वेरी सिंपल रीजन है, आप ध्यान से समझना। पहला रीजन तो यह है कि ड्यू टू लो स्कोप ऑफ अर्निंग्स इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, कि अब लोगों के पास एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर कर ज्यादा पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या नहीं रहा, जिस वजह से उन लोगों को कैजुअल वर्कर बनना पड़ रहा है, क्योंकि अब वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर करते रहे एग्रीकल्चर सेक्टर में तो उनकी अर्निंग तो है नहीं, सिंपल। तो इसी अर्निंग को अपने इंक्रीज करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को मूव कर रहे हैं, ठीक है, कैजुअल वेजेस वर्कर में, ओके। दूसरा रीजन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम लार्जर इंडस्ट्रीज इन द अर्बन एरियाज। अब अर्बन एरियाज में जो लार्जर इंडस्ट्रीज है वो क्या कर रही है, अपने एक्सेस मतलब जो एक्स्ट्रा वर्कर हमारे काम कर रहे हैं लार्जर इंडस्ट्रीज में, वो उनको क्या कर रही है, निकाल रही है, ठीक है, उनको मतलब जॉबलेस कर रही है, और जिस वजह से वो वर्कर्स को काम नहीं मिल रहा कहीं और, तो वो क्या कर रहे हैं, कैजुअल वेजेस वर्कर बनते जा रहे हैं। उसके बाद तीसरा, स्लो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर। और जो हमारे फॉर्मल सेक्टर है उनमें क्या है
कि जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा ही स्लो है, मतलब वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे, जिस वजह से भी लोग बाग क्या कर रहे हैं, कैजुअल वर्कर्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब जनरेट करेंगे कहां से, गवर्नमेंट जो है वो भी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है लगातार, है ना, इसलिए। उसके बाद इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कैजुअल लेबर इन द रूरल एरिया, और रूरल एरियाज में लगातार क्या हो रहा है पता है, कैजुअल लेबर्स की मांग बढ़ रही है। रीजन क्यों, क्योंकि अब आपको पता गांव वगैरह में, रूरल एरियाज में जल्दी से जल्दी स्कूल बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटलिटी या मानो कंस्ट्रक्शन के और भी काम हो रहे हैं, जिस वजह से उनको काम मिल रहा है वहां पे। तो इस वजह से रूरल एरियाज में क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई है कैजुअल वर्कर्स की। तो ये छोटा सा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन रहा है आपका कैजुअलाइजेशन का, ठीक है, जिसमें मीनिंग और कोजेस मैंने आपको बता दिए। क्लियर, कोई भी डाउट आए अगर इसमें तो मुझे कमेंट करना। अब हम बात करेंगे कि फॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अगर मैं बात बताऊं इनफॉर्मलाइजेशन की, तो इनफॉर्मलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है ये भी, ठीक है, जैसे कैजुअलाइजेशन एक प्रोसेस था, सेम वैसे ये भी एक प्रोसेस है। देखो, टू प्रोसेस ऑफ मूविंग फॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स, जो फॉर्मल सेक्टर की वर्कफोर्स है, ठीक है, टू इनफॉर्मल सेक्टर, कहां पे जा रही है वो, मूव करके इनफॉर्मल सेक्टर में मूव कर रही है। टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इज इंक्रीज, और जो इनफॉर्मल सेक्टर की वर्कफोर्स है उसके नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल होएगा। जब फॉर्मल सेक्टर की वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में ट्रांसफर होगी या मूव करेगी, तो सिंपल चीज है ना, इनफॉर्मल का तो वो जो वर्कफोर्स है वो तो बढ़ेगी ना, तो बस वही हो रहा है यहाँ पे। क्लियर, अब ऐसा क्यों हो रहा था, रीजन मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, या नई नई प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, ठीक है, उसमें नई नई कंपनियां खुल रही है, जिस वजह से कैजुअलाइजेशन बढ़ रहा है। क्लियर, और कैजुअलाइजेशन बोल लो या फिर इनफॉर्मलाइजेशन बोल लो, ठीक है, बात एक ही है, लगभग लगभग ये दोनों चीजें एकदम सेम होती है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि दोनों ही एक प्रोसेस है ये। क्लियर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मल सेक्टर की जो वर्कफोर्स है वो मूव कर रही है कहां पर, इनफॉर्मल सेक्टर में। अगर मैं बात करूं फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर होता क्या है, ठीक है, तो सबसे सिंपल फॉर्मल सेक्टर, इसे हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कहते हैं, ध्यान रखना, और इनफॉर्मल सेक्टर को हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कहते हैं, ये लिख लेना आप ध्यान से। सबसे पहले फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, ऑल द पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ अगर उनका, और जिसमें कम से कम 10, ठीक है, 10 या फिर उससे ज्यादा अगर एम्प्लॉय आपने हायर कर रखा है, मतलब वर्कर्स को आपने हायर कर रखा है, 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स को हायर कर रखा है, तो वो समझ जाओ फॉर्मल सेक्टर होता है। वहीं दूसरी बात करूं तो टू एंजॉय द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, फॉर्मल सेक्टर के जो लोग होते हैं या वर्कफोर्स होती है, वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को क्या करती है, एंजॉय करती है। उसके बाद दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस, वो ट्रेड यूनियंस बना सकती हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट देम बाय द वेरियस वे, और गवर्नमेंट भी इन्हें क्या करती है, काफी सारे अलग अलग तरीकों से इनको प्रोटेक्ट करती है। अब अगर हम भाई बात करें इनफॉर्मल सेक्टर की, तो ऑल दोज प्राइवेट एंटरप्राइजेस बीच हायर लेस देन 10 वर्कर्स, ये वो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं जिनमें 10 से भी कम वर्कर्स को क्या कराया जाता है, हायर किया जाता है, और डोंट गेट रेगुलर इनकम, इनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती क्योंकि ये वेजेस वाले होते हैं, ठीक है, एज ए कैजुअल वर्कर मान तो, ठीक है, एंड फिर दे डोंट हैव एनी प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें कोई प्रोटेक्शन या कोई रेगुलेशन नहीं मिलता। और एक ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि इसमें इस वाले में, ठीक है, कि दे डोंट एंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ओके, मैं लिख देता हूं, दे डोंट या डू नॉट, ठीक है, एंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ओके, तो ये पॉइंट में लिखा नहीं था मैंने, ठीक है, मिस हो गया था, तो मैंने अभी यहाँ पे ऐड कर दिया, इस पॉइंट को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन, ठीक है, वेरी सिंपल। इसके रीजन मैंने आपको बताई दिए, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, नई नई प्राइवेटाइजेशन कंपनीज आ रही है, ठीक है, और जो हमारे फॉर्मल सेक्टर्स हैं वो क्या नहीं कर पा रहे, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं कर पा रहे ज्यादा, ये कुछ रीजन भी है इसके, जिसको आपको लिख लेना है अपने यहाँ, ठीक है, नोटबुक में लिख लेना, मैंने आपको बता दिया। क्लियर, और अगर इस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं, ठीक है, और नोट जो है वो हाथों हाथ नोट कर लेना अच्छे से। क्लियर, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में।
ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया अब आपका। ठीक है स्टूडेंट, आपको इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए वो सब समझ में आए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना वीडियो को, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। ठीक है, और उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि वीडियोस की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक, और बाकी तो आपको पता ही है कि गॉड्स प्लान इज बेटर देन आवर प्लान। तो गॉड के प्लान पे विश्वास रखो, मार्क्स अच्छे ही आएंगे आपके।